हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है फिजिक्स वाई न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और आपके पास यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने पास चल रहा था, है ना। उसी को आगे इंक्लूड करते हैं कि मीडियम लेवल के या डायरेक्ट जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन थोड़े से एडवांस न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको कहते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का जो कंसेप्ट होगा उसको भी यहाँ क्लियर करेंगे। सॉलिड एंगल के केस में आपके पास जो टिपिकल न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको इजी वे तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तो दोनों चीजें डिस्कस करते हैं आज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सॉलिड एंगल। ठीक है ना। और जो आपका सॉलिड एंगल है वो बेसिकली ऐसा नहीं किसी चैप्टर में काम आए आपके पास। सॉलिड एंगल आपके पास क्या बहुत सारे, जैसे 11th में बात करें तो आपके पास जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ना, वहां पे भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है जब अपन एरिया ऑफ ब्रॉडकास्ट निकालते हैं कि आपको कितने एरिया पर क्या करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, कितने एरिया पर सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करना है। अगर आपको मान लीजिए कोई सैटेलाइट दे रखा है तो वो अर्थ के कितने एरिया पर ब्रॉडकास्ट कर सकता है, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है सॉलिड एंगल पे। ठीक, तो आज का अपना टॉपिक होगा सॉलिड एंगल। मेन जो फोकस करेंगे सॉलिड एंगल्स को, और उसको भी कैसे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे एक सिलेंडर दिख रहा होगा, ठीक, तो इस सिलेंडर को आप देखोगे, इसके आपके पास कितने सरफेस दिखेंगे? तीन सरफेस दिखेंगे। एक तो ये दिखेगा, दो, और एक तीसरा आपके पास कर्व सरफेस। तो यानी कि इसके पास दो तो आपके पास कैसे हैं, फ्लैट सर्कुलर शेप मिलेगी, यानी कि ये कैसे फ्लैट सर्कुलर। ठीक है, दो तो कैसे आपके पास फ्लैट सर्कुलर, तीसरा क्या होगा आपके पास कर्व सरफेस। ठीक है, कर्व सरफेस यानी कि सिलेंडर का वो पार्ट है जो आपका कर्व होता है। ठीक, तो अब मान लीजिए इस सिलेंडर के सापेक्ष आपको इस तरह से देखिए कि इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है कुछ इस डायरेक्शन में दे रखी है। सपोज करिए आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड सॉलिड एंगल, ये आपके पास क्या होते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर एक शेप दिख रही होगी, वो कैसी आपके पास सिलिंड्रिकल शेप दिख रही है। और मान लीजिए इस वाले के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास। ठीक है, तो जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका ये सिलेंडर रखा हुआ है, अब इस सिलेंडर को देखें तो आपको तीन फेस दिखेंगे, पहला, है ना, सेकंड और थर्ड। तो दो तो फ्लैट सर्कुलर सरफेस है आपके पास, कैसी है, फ्लैट सर्कुलर सरफेस। ठीक, और ये भी आपके पास फ्लैट सर्कुलर, और ये कैसी है, कर्व सरफेस है आपके पास, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो अब देखो, आपको इसमें से फ्लक्स निकालना कि बताइए कि इसमें फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। और बेसिकली फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखी थी कि फ्लक्स बेसिकली बताता है कि कितनी फील्ड लाइंस इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करती हैं। तो आपको फ्लक्स किस किस तरीके से लिखा जाता था, जो फ्लक्स होता है आपके पास बेसिकली वो लिखा था इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ठीक है ना, अगर आपके पास एग्जैक्ट शेप नहीं होती तो इस तरीके से, या अगर एग्जैक्ट पता है तो अपन सिंपल लिखते थे ई ए कोस थीटा या ई डॉट ए, है ना। और कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है आपके पास। ठीक है, और इसकी यूनिट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कैसे लिखते हैं अपन, फोर्स अपॉन चार्ज। और कौन सा फोर्स होता है आपके पास, कूलाम फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलाम, इस तरीके से। और अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी, फ्लक्स की अगर यूनिट की बात करेंगे कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो ये भी बता सकते हो आप, न्यूटन पर कूलाम तो किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और मीटर स्क्वायर एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो यूनिट भी इंपॉर्टेंट है इसकी, इसका भी ध्यान रखें। और जो थीटा होता था आपके पास ई और ए के बीच का एंगल है ना। तो अब देखते हैं इस वाले न्यूमेरिकल्स को कि आपके पास फ्लैट सर्कुलर है यानी कि 2D फिगर है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा आउटसाइड होगा आपके पास ऐसे। ठीक है, जिसका जो एरिया वेक्टर होगा, सपोज करें डी ए लिखे तो इस दिशा में होगा। उसी तरह से इधर बात करें तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, है ना, डी ए सपोज करिए। और जो कर्व सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, कर्व सरफेस के लिए नॉर्मल आउटवर्ड, यानी कि सपोज करिए सेक्शन लिया अपन ने, है ना, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, डी ए वेक्टर मान लीजिए इस तरीके से कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर। ठीक, तो आपके पास में जो फ्लक्स लिखोगे तो तीनों से फ्लक्स कितना आ रहा है, सरफेस वन से, सरफेस टू से और सरफेस थ्री से। तो जो आपका नेट फ्लक्स लिखा जाएगा फाई नेट, इसकी क्या होगी, फाई थ्रो सरफेस वन प्लस फाई थ्रो सरफेस टू प्लस फाई
थ्रू सरफेस थ्री। ठीक है ना, तो तीन हो गया आपके पास। और तो यानी कि क्या लिखोगे, ई ए कोस थीटा, है ना, किसके लिए, पहले के लिए, प्लस ई ए कोस थीटा सेकंड वाले के लिए, प्लस ई ए कोस थीटा थर्ड वाले के लिए, है ना, इस तरीके से। तो पहले केस के लिए थीटा देखे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा आपके पास 0 डिग्री। सेकंड वाले में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, तो इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। और इस वाले के लिए बात करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और आपका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आउटसाइड या नॉर्मल आउटसाइड, तो थीटा की वैल्यू होगी इसके लिए 90 डिग्री। ठीक है, तो कोस जीरो कितना होता है आपके पास 1, तो ये हो जाएगा ई, और एरिया मान लीजिए रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया प्लस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी, इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर, और कोस 180 होता है -1, और कोस 90 जीरो, तो ये तो जीरो हो ही गया, तो हो जाएगा ये आपके पास ई पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस का ई पाई आर स्क्वायर, है ना, प्लस जीरो। तो आपके पास नेट फ्लक्स कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, पाई नेट कितना आ गया इसके लिए, जीरो। तो इस जीरो से क्या मतलब है आपके पास, अगर इसका फ्लक्स जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस वाले सरफेस के लिए, जो सिलेंडर के लिए, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रही है, तो जितनी भी लाइंस इधर से एंटर करेंगी सरफेस से, आपके पास जितनी भी लाइंस यहाँ से एंटर करेंगी, सारी की सारी क्या होगी, बाहर निकल जाएंगी, है ना, इस तरीके से। तो इसलिए फ्लक्स आपका जीरो आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो कैसा यूनिफॉर्म है ना, और हिंदी में कहे तो इसको एक समान। तो ये क्या, एक और दो चीजें थी आपके पास कि एक पहले भी कंसेप्ट था, अगर कोई भी क्लोज सरफेस है उसके आउटसाइड आपका आपका कोई भी चार्ज रखा हुआ है तो भी हमेशा फ्लक्स की वैल्यू कितनी आती है, जीरो। दूसरा ये भी कह सकते हो आप कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना, कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, ठीक है, तब भी आपका अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, तो आपका फ्लक्स क्या होगा, जीरो आएगा, है ना, इस चीज का भी ध्यान रखें, फ्लक्स हमेशा क्या आएगा, जीरो। ठीक। अब मान लीजिए इसी सरफेस सिलेंडर को देखो, अगर इसे सिलेंडर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दे रखा है, अगर इसमें हल्का सा चेंज कर दें, ये सिलेंडर दे रखा है आपको, इसके मिडल पे कहीं पर आप कोई भी चार्ज रख देते क्यू, है ना, तो अब आपको बताना होगा इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, ठीक है ना, तो उसके लिए किस तरह से प्रोसीड करेंगे देखिए। तो ये ऐसा ही एक और सिलेंड्रिकल शेप लिया अपन ने, और जो आपका चार्ज है उसके सेंटर पे रख दिया, सपोज करिए आपके पास यहाँ पर कोई भी क्यू चार्ज रख दिया, ठीक, इसका मास m है। अब देखो, आपको सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक जो सिलेंडर की लेंथ है वो L है, ठीक है, और सिलेंडर की जो रेडियस है क्या मान रखी है अपन ने, R मान रखी है, ठीक है, तो सिलेंडर आपकी इसकी रेडियस कितनी है, R। तो आपके पास जो अप पैरामीटर है थोड़े से पुराने वाले के से चेंज है, क्या कि आपके पास चार्ज यहाँ पे रखा है, यहाँ पे फील्ड दे रखा था। अब आपको इसमें से फ्लक्स निकालना कि बताइए इसके लिए जो फ्लक्स होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसकी क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो पुराने केस में जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी और यूनिफॉर्म थी, है ना, अब यहाँ पर, तो अब क्या होगा, इससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी हर डायरेक्शन में बाहर निकलेंगी ऐसे, है ना, यहाँ से भी निकलेंगी, इस वाले सरफेस से भी निकलेंगी, और ये जो कर्व सरफेस है इससे भी निकलेंगी। तो आपको इसमें से पूरा नेट फ्लक्स बताना है, ठीक है। तो देखो सिंपल कैसे लेते हैं अपन, है ना, मान लिया आपने एक्स पे जाके, ठीक है, यहाँ से एक्स पे गए और डीएक्स का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया इसका ना, जो एलिमेंट दिख रहा है आपको ये, इसकी थिकनेस कितनी है, डीएक्स, ठीक। और इस पॉइंट से आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सपोज करिए वो इस तरीके से, जो आपका एलिमेंट आ रहा है उससे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कैसे गुजरेगी, इस तरीके से, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई। और ये कौन सा है आपके पास, क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के लिए, और एक जो एलिमेंट है आपका ढंग से देखोगे तो डिस्क टाइप दिखेगी, क्योंकि इधर आपको जो शेप दिख रही है ऐसी शेप क्या होगी, इसके दूसरी साइड भी होगी आपके पास, तो जो एलिमेंट होगा आपका वो पूरा एक डिस्क होगा, ठीक है ना, इस तरीके से डिस्क होगी। तो क्लोज सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं अपन, नॉर्मल आउटसाइड, तो यानी कि यहाँ से अगर मैं इस डिस्क का या जो एलिमेंट आ रहा है इसका एरिया वेक्टर लें तो आपको वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, सपोज करिए इसको डी ए, ये हो गया आपके पास डी ए वेक्टर, और एंगल दोनों के बीच में बोल दिया थीटा है ना। तो फ्लक्स क्या होता है आपके पास, इस कर्व सरफेस से लिख रहे हैं अपन तो, क्योंकि एक दो इसमें भी तीन आपको सरफेस दिखेंगे, 1 2 और 3, और अपन कैलकुलेशन किसके लिए, इस थर्ड सरफेस यानी कर्व सरफेस के लिए लिख रहे हैं, तो ये क्या होता है इंटीग्रल, है ना, ई
डॉट डी ए। ठीक है, और तो कितना हो जाएगा ये इंटीग्रल ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, तो ई की वैल्यू, ये डिस्टेंस कितने आपके पास एक्स है ना, ये कितनी मानी अपन ने एक्स मानी यहाँ पर, और थिकनेस कितनी मानी डी एक्स, तो ये तो होगी एक्स आपके पास, और थिकनेस है डी एक्स। तो ये डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हो। तो इस एलिमेंट की अगर आप बात करेंगे तो इसकी भी जो रेडियस होगी, जो एलिमेंट बना उसकी भी कितनी होगी रेडियस, सिलेंडर की रेडियस के बराबर आर, है ना। तो इसका एरिया निकालें सबसे पहले, कि इस डिस्क का एरिया निकालें। तो जो एलिमेंट होता है आपके पास, अगर मैं यहाँ पर इस एलिमेंट को इधर बनाऊं दोबारा से, जिसकी आपको क्या पता है, डिस्टेंस एक्स दे रखी है, और रेडियस किसके बराबर होगी इसकी, जो आपके पास सिलेंडर की रेडियस है उसके बराबर। तो इसका जो एरिया आएगा डी ए, ठीक है ना, तो इसकी रेडियस कितनी आर, तो यानी कि इसकी टोटल लेंथ लेंगे अपन तो कितनी होगी 2 पाई आर आएगी, क्योंकि जो आपको इधर दिखेगा सरकमफ्रेंस वो कितनी होगी 2 पाई आर की। तो यानी कि ऐसे एलिमेंट को, या ऐसे एलिमेंट के लिए जब भी अपन एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं कि इसको क्या मान लेते हैं, मान लीजिए इसको ओपन कर लिया आपने पूरी डिस्क को, तो जो इसकी लेंथ आएगी वो इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर आएगी, तो उसको क्या लेते हैं अपन 2 पाई आर, है ना। और इसकी थिकनेस आपके पास कितनी डी एक्स है सी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि 2 पाई आर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एरिया हो गया आपके पास। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये एक्स है सी, ये आपके पास आर आ चुका है, तो ये लेंथ कितनी होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ई के क्यू बाई आर स्क्वायर। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी डिस्टेंस पे जो फील्ड होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। जैसे आपको पता होगा क्यू यहाँ है सपोज करिए, और यहाँ पे आर डिस्टेंस पे आपसे पूछ लिया फील्ड बताइए, तो क्या लिखते हो आप, के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर के और क्यू कितना आपके पास, स्मॉल क्यू, और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, अंडर रूट आपका स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, है ना, तो आपके पास जो फ्लक्स आ जाएगा डी फाइव। ठीक है ना, इंटीग्रल, यानी कि अगर इंटीग्रल करें तो नेट फ्लक्स आ गया आपके पास। ठीक है, तो आप इसको और कैसे ले सकते हो कि फाई इक्वल टू इंटीग्रल डी फाइव, और डी फाइव की वैल्यू ई ए कोस थीटा। ठीक है, तो ई की वैल्यू तो होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू एरिया, एरिया कितना आपके पास 2 पाई आर डी एक्स इंटू कोस थीटा। तो कोस थीटा देखो यहाँ पे ये एंगल थीटा आपके पास, सॉरी ये थीटा है, तो यहाँ पर ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप कोस थीटा निकालोगे तो आपको थीटा दिख रहा है, ये है ना। ठीक, तो आपके पास यहाँ से कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इस वाले को देखें तो बेस किसके बराबर होगा आपके पास, जो आपको एंगल थीटा, तो रेडियस के बराबर बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा आपके पास, ये कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट की भी बात कर लेते हैं, ये चार्ज कहाँ पर रखा आपके सेंटर पे, तो इधर से L/2 और इधर से L/2 ये डिस्टेंस होगी। और आप इस एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हो जो अपने इस साइड ले रखा है, तो इसके लिए अगर मैं लिमिट लगाऊं कि जो एलिमेंट है आपके पास वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होगा और यहाँ तक पहुंचना चाहिए आपके पास। ठीक है ना, तो इधर की जो डिस्टेंस है आपके पास, अगर इसके लिए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में आपके पास क्या होंगे, नेगेटिव कोऑर्डिनेट, यानी कि जो एलिमेंट की लिमिट आएगी -L/2 से +का L/2, इस चीज का ध्यान रखें। क्योंकि अगर अपन इसके एलिमेंट की बात करें तो इधर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स ले रखे हैं, तो इधर क्या होंगे नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स, तो -L/2 से +L/2 ये लिमिट हो जाएगी। तो और सिंप्लीफाई करें इसको, तो जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज तो बाहर ले लेते हैं, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है ना, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, आर और आर ये भी कांस्टेंट है आपके पास, और अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो और ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बचेगा कितना यहाँ पे केवल डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या चाहे तो अपन पावर ऐड करके डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी इसकी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पावर कितनी इसकी 1, और यहाँ पे पावर कितनी इसकी 1/2, तो 1 + 1/2 यानी कि 3/2। ठीक है ना, कितनी आ गई 3/2, और -L/2 से +का L/2, ये लिमिट होगी आपके पास। तो आगे सोल्व करेंगे, इधर देखिए आपके पास जो इंटीग्रेशन है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और लिमिट -L/2 से +L/2।
तो ये आपके पास मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन आप सोल्व कर सकते हो, है ना। और पहला तो क्या करोगे, जो आपके पास वेरिएबल है यानी कि एक्स है, ठीक है, उसकी लिमिट -l/2 से +l/2 है। तो अगर यहाँ x की जगह पर -l/2 लिखते तो l²/4 आता, l/2 रखोगे तो l²/4 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए करते क्या अपन, कि q बराबर हो जाएगा आपके पास जो दे रखा है, जो कांस्टेंट वैल्यूज है k की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4πε0 और q इंटू 2πr² इंटू 2 टाइम्स हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से l/2, ठीक है ना। लिमिट होगी 0 से l/2 dx अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2, ठीक है। तो जब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे आप और यहाँ से जो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है उसको हटा देते हैं, 4 से 4 गया, ठीक है। तो ये बचेगा QR², ठीक है, QR² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आता है, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना भाई, है ना। काफी वैसे तो इस इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दें, r tan θ, इस तरीके से कर सकते हैं ना। तो अपने को खैर इंटीग्रेशन में नहीं जाना डिटेल से। तो इसका जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो आएगा x/r², ठीक है। और ये होगा 1/√r² प्लस x², ठीक है। और लिमिट 0 से l/2, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके पास इस तरीके, ठीक। तो r² से r² भी कैंसिल आउट, तो बचेगा q/ε0 r² खत्म हो गया आपके पास, x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि l/2 अपॉन √r² प्लस l/2 का होल स्क्वायर यानी कि l²/4, है ना। लोअर लिमिट 0 है इसी तो खत्म। तो इसको सोल्व करने पर आपके पास सिंपल आ जाएगा q/ε0 और अंदर बचेगा 1/l² प्लस 4r², ठीक है। तो खैर अपने को तो यहाँ पर इसको इजी तरीके से सोल्व करेंगे, किससे, सॉलिड एंगल के से, है ना। तो ये आ गया आपके पास नेट फ्लक्स, है ना। तो अब आपके पास यहाँ पर जो ये कैलकुलेशन है आपको काफी लेंथी दिख रही होगी यहाँ पर, इंटीग्रेशन के रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करने के बाद भी। तो इन न्यूमेरिकल्स को जो आसान बनाता है, इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर काम आता है, ठीक है ना, सॉलिड एंगल, ठीक। तो जब सॉलिड एंगल की बात करें तो इनको इजी तरीके से कैसे करते हैं अपन, सॉलिड एंगल से। तो सॉलिड एंगल समझते हैं किस तरीके से क्या होता है आपके पास, ठीक है। सॉलिड एंगल, ठीक। तो यहाँ पे आपको देखो कुछ शेप ड्रॉ कर रखी है अपन, उसको देखते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे 3 शेप दिख रही है, ये क्या आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है ना, ठीक। तो यहाँ पर देखो जैसे मान लीजिए इसका सेंटर है, तो आपने इस स्फीयर का कुछ एरिया कवर कर रखा है ये। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक कोन की तरह दिखेगा। जैसे इस डायग्राम में और क्लियर है आपके पास, मान लीजिए ये सेंटर है स्फीयर का और ये एरिया अपन ने कवर किया इतना सा। तो जब इस एरिया को जोड़ोगे आप तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, एक सॉलिड कोन दिखेगा, एक क्या दिखेगा, सॉलिड कोन, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है, कट करके मान लिया आपने बाहर लिख लिया तो ये रहा सरफेस, ठीक है। सरफेस कैसा है, सर्कुलर है ना, ठीक है। तो ये कैसा दिख रहा है, सॉलिड कोन की तरह। तो जो ये एंगल बनता है पूरा, यानी कि इस एरिया को कवर करने के लिए इस ओ पॉइंट से सारी लाइंस ड्रॉ करोगे आप तो आपको इस तरह से एक एंगल मिलेगा। और वो कैसा दिख रहा है, सर्कुलर टाइप दिख रहा है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये एंगल होगा आपके पास सॉलिड एंगल, ठीक है ना। तो सॉलिड एंगल बेसिकली ध्यान रखना एरिया को कवर करता है आपके पास, किसको कवर करता है, एरिया को। इसलिए इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा आपको ग्रेविटेशनल चैप्टर में, जब आप सैटेलाइट की वजह से ब्रॉडकास्टिंग करते हो किसी भी अर्थ के सरफेस पर, तो वो कितना एरिया कवर करेगा इस तरीके से, या सैटेलाइट को कितने एंगल पे रखा जाए कि अपने को कितना एरिया कवर करना है। तो जो दूसरा होता है आपके पास एक और एंगल जो आप पढ़ते भी हो, जिसको बोलते हैं प्लेन एंगल, है ना, प्लेन एंगल, ठीक। तो प्लेन एंगल बेसिकली 2D आपके पास, और सॉलिड एंगल बेसिकली क्या होता है, 3D होता है, ध्यान रखें बस। ये मेजर डिफरेंस इसके पास, यहाँ पे 2D आता है और यहाँ पे 3D आता है। और जैसे समझे अपन प्लेन एंगल को, सर्कुलर मोशन में काफी टाइम यूज होता है। सपोज करिए जैसे आपने किसी सर्कुलर पाथ की एक आर्क को ज्वाइन किया इस तरीके से, ठीक है। तो इस टाइम जो एंगल बनता है मान लीजिए थीटा, तो ये क्या कहलाता है आपके पास, प्लेन एंगल,
है ना। और ये डिस्टेंस मान लिया आपके पास, या फिर बोल दे रेडियस आर। तो जो प्लेन एंगल होता है थीटा होता है, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस। ये आप यूज करते हो काफी टाइम, पढ़ते भी अपन इसको सर्कुलर में। तो इस केस में अब देखो, मान ली मैं शेप कुछ अलग तरीके से लेता है, इस तरीके से लेता है शेप, तब भी उस केस में आपका प्लेन एंगल कितना होता है, थीटा ही होता। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास अलग अलग शेप है तो उसके लिए अलग अलग प्लेन एंगल होगा। तो डिफरेंट शेप के लिए प्लेन एंगल सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं शेप इस तरीके से, यहाँ पर जो प्लेन एंगल ले रखा है इसमें शेप में मान लीजिए आर्क की ऐसे ले लेता, तब भी आपका क्या होता, जो प्लेन एंगल है थीटा वो अभी भी सेम रहता है ना। उसी तरह सॉलिड एंगल की भी बात करें, कि सॉलिड एंगल में अगर मैं ऐसी शेप ना लाके मान लो यहाँ पे ओड शेप लेता कुछ इस तरीके से, उसके लिए भी सॉलिड एंगल क्या होता है, सेम होता। तो सॉलिड एंगल भी ध्यान रखें कि आपके पास ऐसा नहीं शेप पर डिपेंड करता है वो, है ना। वो क्या करता है बेसिकली, इस ऑब्जेक्ट को, ये जो भी आपके पास शेप है इसको ज्वाइन कर रहे हो किससे, किसी सेंटर से, तो जो एंगल बनेगा वो सॉलिड एंगल कहलाता है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल बेसिकली आपके पास ध्यान रखना, एक तो सिंपल मेजर डिफरेंस की बात करें 2D होता है और ये 3D। या ऐसे कहें कि सॉलिड एंगल एरिया कवर करता है, और जो प्लेन एंगल है ये लेंथ कवर करता है आपके पास। क्या कवर करता है, लेंथ कवर करता है, ठीक है। तो एरिया और लेंथ। और थोड़ी सी और चर्चा करें सॉलिड एंगल में, जो एरिया बता रखा है कि एरिया है बेसिकली किस तरीके से क्या है ना। मान लिया आपने एक शेप ड्रॉ करते हैं किसके लिए, इस वाले के लिए। सपोज करिए आपके पास इस तरीके से एक शेप दे रखी है, ठीक है ना। ये आपका सॉलिड कोन है, ठीक है। तो इसके लिए सॉलिड एंगल हो गया आपके पास ये। और जो कोन है तो आपका जो सरफेस है इस तरीके से दिख रहा है ना। तो इस वाले का अगर मैं एरिया वेक्टर लूँ तो ये नॉर्मल आउटवर्ड आएगा, ठीक है ना। और जो सॉलिड एंगल इसकी डेफिनेशन होती है बेसिकली, एक बार डेफिनेशन लिखते हैं, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान रखना एरिया अपॉन, ये बेसिक डेफिनेशन की बात की, और मॉडिफाइड करके इसको फाइनली कैसे लिखा जाता है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो जो सॉलिड एंगल की बेसिक डेफिनेशन है वो तो ये होगी। तो ये कौन सा एरिया है, ये आर क्या है, ये भी समझना है अपने को। जैसे अगर स्फेयर की बात करेंगे तो स्फेयर के केस में आर तो क्या हो जाएगी, रेडियस। मान लीजिए अगर आपकी शेप इस तरीके से ओड शेप है, तो हर पॉइंट की दूरी कम ज्यादा दिख रही होगी। आप इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करोगे, इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करोगे, इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करोगे, जो लाइंस होंगी तो वो क्या होंगी, आपके पास अलग अलग लेंथ की होंगी, ठीक है ना। तो फिर अगर लेंथ अलग अलग है तो इस फॉर्मूले में इस आर का मान कैसे लिखा जाए, ठीक है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, ये क्या बता रखा है, जो सॉलिड एंगल होता है जनरली अपन स्मॉल वैल्यूज की कंसिडरेशन ले, स्मॉल वैल्यूज, ठीक है। तो स्मॉल वैल्यूज लोगे आप तो ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको बहुत ही पास पास होंगे, तो सभी को ज्वाइन करोगे तो लगभग लगभग वो आपकी सभी की लेंथ क्या होगी, आप क्या लिखोगे, लेंथ लिखोगे। ध्यान रखना आपके पास क्या आएगी, लेंथ, ठीक है ना। और तो आर बेसिकली क्या होगी, आपके पास लेंथ होगी, है ना, लेंथ, ठीक। कौन सी, जो सरफेस एरिया को किसी सेंटर से ज्वाइन करेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए, आर आपके पास रेडियस ना होकर लेंथ होती है, जो सरफेस एरिया है आपके पास उसको ज्वाइन करके किसी भी एक पॉइंट से। दूसरी बड़ी बात इस एरिया की भी देख लेते हैं, और इस लेंथ का इस एरिया के साथ किस तरह से होना चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए दोनों के बीच में। जैसे आपके पास यहाँ है ना, तो इसको आपको साफ दिख रहा होगा, एरिया वेक्टर आपका इधर है, और सेंटर लाइन ले बेसिकली, मान लिया आपने सेंटर लाइन से इसको ज्वाइन कर देते एरिया को। तो यानी कि अभी देखा जस्ट अपन ने, ये आर जो लिख रहे हो आप, अगर स्फेयर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लीजिए ओड शेप है तो इसको लेंथ एल। तो जो एल, वो जो सरफेस एरिया है आपके पास, इसका जो एरिया वेक्टर है, इनके बीच में देखोगे तो आपके पास कैसा रिलेशन है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। पर अगर मान लीजिए शेप को अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पर ना, इस तरीके से मान लीजिए शेप जो है आपके पास, अब आपने ऐसे ले ली सपोज करिए, है ना। तो इसका एरिया वेक्टर आपका इधर होगा किसी ना किसी डायरेक्शन पे, और जो हॉरिजॉन्टल है या फिर बोलते हैं जो लाइन थी आपके पास पुरानी वाली, उसके साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। अब इस केस में एल कैसे लेंगे या एरिया कौन सा लेंगे, तो इसका एक कंपोनेंट निकाले अपन, ए का, तो ये हो जाएगा ए कोस थीटा, है ना। अब इस ए कोस थीटा को देखें, यानी कि इसका जो सरफेस है, अब ए कोस थीटा के सरफेस की बात करें तो वो क्या होगा, इस लेंथ के फिर से परपेंडिकुलर आ जाएगा, है ना। तो जो एरिया होता है बेसिकली यहाँ पर, वो क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ एरिया ऑफ, कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, यानी कि सिंपल आपके पास यहाँ पर जो ए दे रखा है, अगर दूसरी शेप के लिए देखें, है ना,
वो क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा, यानी कि सॉलिड एंगल अगर आप इस वाले सरफेस के लिए लिखना चाहते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके पास, है ना। तो सॉलिड एंगल के कंपैरिजन में या सॉलिड एंगल की डेफिनेशन में ध्यान रखें कि ए क्या होता है और आर क्या होता है। ठीक है, वैसे 99% आपको शेप जो मिलेगी स्फेरिकल या सिमेट्रिकल मिलेगी, तो आपका जो एंगल वगैरह का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर यूज नहीं होगा। ठीक, तो अब देखिए, अब आपके पास सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन समझते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, जैसे एक शेप बनाते हैं अपन सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के लिए। मान लिया आपने एक स्फेयर लिया, ठीक है, और ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से आपने इसका एक सेक्शन कट कर दिया, मान लीजिए ये वाला सेक्शन आपने कट कर दिया, यानी कि ये। ठीक, तो आपके पास अब इस वाले के लिए कैलकुलेशंस करते हैं कि आपके पास प्लेन एंगल क्या आएगा और सॉलिड एंगल क्या आएगा। ये स्फेयर है आपके पास, है ना, इस सेक्शन को कट करके बाहर निकाल दिया। तो इसको बना लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, थोड़ा वाइड ताकि आपको समझ आए। मान लीजिए इस तरीके से है आपके पास ये। ठीक है, तो कैसा दिखेगा आपको, ये यहाँ से स्फेरिकल दिखेगा। ठीक है ना, जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है कि आपका जो स्फेयर है ना, सॉरी, जो सेक्शन लिया वो कैसा है, सर्कुलर टाइप दिख रहा है जब आप इसको स्फेयर पे ले रहे हो, किसी स्फेयर पे। तो अब इसके लिए आपके पास सॉलिड एंगल कितना, ओम मान लीजिए, या आप चाहे तो कोई और नोटेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और प्लेन एंगल की भी बात कर लेते हैं। सपोज करिए इसका जो प्लेन एंगल है अल्फा है। ठीक है, और ये हो गया मान लिया एंगल है थीटा। थीटा को बोलते हैं अपन हाफ एंगल, है ना, क्या बोलते हैं इसको, हाफ एंगल, या सेमी वर्टेक्स एंगल भी कहा जाता है इसको। यानी कि थीटा की जो वैल्यू होगी आपके पास वो होगी अल्फा बटे 2। ठीक है, और इसके लिए अगर सॉलिड एंगल बात करें, मान लीजिए आपका सॉलिड एंगल कितना है यहाँ पर, बस मान लीजिए सॉलिड एंगल ये रहा। ठीक है, ओम, जो नोटेशन अपने दे रखा है। ठीक है ना, तो अब इस सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल की बात करें, क्या रिलेशन आएगा आपके पास। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या, एरिया चाहिए आपको, क्या चाहिए, एरिया। तो यानी कि सेक्शन का एरिया निकालना है, ये कितना है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज करिए आपने यहाँ से इस वाली लाइन से मान लीजिए थीटा पे लेके छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया डी थीटा का। थीटा पे जाके आपने डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट लिया, तो ये एंगल आपके पास कहता है डी थीटा। ठीक है, और ये कितना आपके पास थीटा। ये मान रहे हैं अपन, ध्यान रखें ये थीटा और ये थीटा अलग है, या इसकी नोटेशन अलग ले लेते हैं ना। ये सपोज करिए आपके पास एंगल है जो दिखेगा आपको, फाइव ले लेते हैं ना। एंगल क्या ले लिया, फाइव। तो फाइव पे जाके डी फाइव का एक छोटा सा आपने एलिमेंट लिया, ये एंगल हो गया फाइव। ठीक, अब देखो, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि एंगल दिख जाए अपने को। ठीक, और तो यहाँ से क्या बनेगा, आप एलिमेंट आपका डिस्क टाइप बन जाएगा कुछ, है ना, ये। ठीक, तो ये एलिमेंट बन गया जिसकी, और ये डिस्टेंस अपन ने क्या कह रखी है, आर कह रखी है ना। तो ये जो थिकनेस है इसकी, ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। कितनी हो जाएगी इसकी थिकनेस, आर डी थीटा। ठीक, और थीटा क्या ले रखा है, फाइव ले रखा है, तो डी फाइव। तो इसकी जो थिकनेस होगी आपके पास वो कितनी हो जाएगी, आर डी फाइव। और इसकी रेडियस की बात करना चाहिए, यानी कि इसको ड्रॉ करें अपन, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, है ना। इसको ड्रॉ करें तो आपको जो इस तरीके से कुछ ये जो एलिमेंट है ये दिख रहा है ना, जिसकी थिकनेस कितनी है, आर डी थीटा। ध्यान रखें, जो आपका ये जो आर डी फाइव, सॉरी आर डी फाइव है, आर डी फाइव की वैल्यू क्या होती है आपके पास, नेग्लेजिबल या स्मॉल होती है ना। क्या कह सकते हैं, जो डी फाइव है आपके पास वो क्या होता है, टेंडिंग टू जीरो। ठीक, तो यहाँ पर हो गया आपके पास ये। तो इसकी रेडियस की बात करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास आर है। ठीक है ना, जो दिख रहा है आपको यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे जो डिस्टेंस है आपके पास सेंटर तक, ये कितनी है टोटल, यहाँ से यहाँ तक आर। तो इसकी रेडियस होगी आपके पास ये वाली। ठीक है ना, तो अगर ये आर है और यहाँ पर एंगल फाइव ले रहे हैं, ठीक है, तो ये तो आ जाएगा आर कोस फाइव और ये आ जाएगा आर साइन फाइव, यानी कि इसकी जो रेडियस होगी आपके पास वो होगी आपके पास आर साइन फाइव। ठीक है, कितनी हो जाएगी, आर साइन फाइव। ठीक, तो ये हो गया आपके पास आर साइन फाइव। ठीक है, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं अपन, तो टोटल सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, टू पाई आर। ठीक है, तो इसका जो एरिया निकाले रिंग का एलिमेंटल एरिया डी ए, तो ये क्या होगा, टू पाई आर, आर का मतलब आर साइन फाइव। ठीक है, इंटू इसकी थिकनेस कितनी, आर डी फाइव,
इंटू आर डी फाई। ये हो गया आपके पास डी ए, है ना। कंफ्यूज ना हो, ये जो आपके पास डी फाई एंगल छोटा होता है तो आर डी फाई क्या होगा आपके पास, स्मॉल होगा। तो यानी कि कैसे निकालते हैं, इसको ओपन करोगे पूरा तो आपके पास जो सर्कमफेरेंस है उसके बराबर, लेंथ के बराबर एक स्ट्रिप मिल जाएगी जिसकी लेंथ हो जाएगी 2 पाई r sin फाई, और जो विड्थ हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी आर डी फाई। ठीक है, तो इसका एरिया आ गया आपके पास इस तरीके से, ठीक है ना। तो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया कितना आ रहा है, 2 r sin फाई, सॉरी 2 पाई r sin फाई आर डी फाई अपॉन आपके पास डिस्टेंस कितनी, आर के बराबर तो आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले के लिए आपके पास जो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन से लिखा अपन ने, तो बचेगा कितना, आर से आर कैंसिल आउट, और आर तो यानी कि आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा 2 पाई sin फाई डी फाई। ठीक है, और नेट निकालना चाहते तो इंटीग्रेशन लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं अपन यहाँ पर, है ना। तो क्योंकि जो आपका एरिया होगा बेसिकली वो कहाँ से जाएगा, यानी कि जो सिंपल बोले कि आपके पास जो फाई हो रहा है, ये जो अपन एंगल है स्मॉल फाई, ये फाई कहाँ से जा सकता है, जीरो से लेके थीटा तक जा सकता है मैक्सिमम, तो अपन इस सारे एरिया को कवर कर सकते हैं ना। ये आपके पास थीटा, सॉरी फाई, जो अपन ने एलिमेंट के लिए माना था, है ना। तो इस फाई की वैल्यू जीरो से लेके कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम थीटा तक, जो सेमी वर्टिकल एंगल है आपके पास या हाफ एंगल है। तो यानी कि नेट एरिया निकाले यहाँ पर, तो इसको यहाँ पे लिमिट लगा दोगे किसी जीरो से लेके थीटा तक, यहाँ पे भी जीरो से थीटा, अपॉन में क्या चल रहा है, आर स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो यानी कि 2 पाई तो आ गया बाहर, अंदर बचेगा साइन फाई डी फाई, साइन फाई डी फाई, और लिमिट जीरो से थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2 पाई साइन थीटा का होता है कोस थीटा, तो यानी कि माइनस का, तो माइनस का कोस फाई, और लिमिट का जीरो से फाई, सॉरी जीरो से थीटा, तो ये हो गया 2 पाई। ठीक है, माइनस कोस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोस जीरो। ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक है माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो आपके पास रिजल्ट आ गया 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा। तो यानी कि जो सॉलिड एंगल है ना, वो और प्लेन एंगल, इसमें जो रिलेशन आ रहा है आपके पास, तो इस रिलेशन को ध्यान रखें, आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा कहाँ से आया कैसे आया, आपको केवल ये रिलेशन ध्यान रखना है, 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा अपन ने डिराइव किया यहाँ पर। और जनरली स्फेयर के लिए तो आपको पास सॉलिड एंगल है भी पता, 4 पाई होता है, तो किसी भी जनरल शेप के लिए आपके पास जो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में जो रिलेशन है वो ये होता है। ठीक, तो आपका जो न्यूमेरिकल था सिलेंडर वाला, उसको देखो इस तरीके से कैसे करेंगे। तो जो आपका सिलेंडर आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो स्टार्टिंग में लिया था अपन ने ये सिलेंडर, तो इस वाले की बात करते हैं, इसको सॉलिड एंगल से कैसे इजी तरीके से सोल्व करें, है ना। तो ये आपके पास वो सिलेंडर, और इसके सेंटर पे मान लिया आपने क्या चार्ट रखा था, क्यू चार्ट रखा था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये जो एंगल है आप इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं प्लेन एंगल के थ्रू, थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस है, तो ये थीटा हो गया आपके पास। ये टोटल लेंथ एल थी, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, L/2। ठीक है ना, आपके पास जो ऊपर का डायमेंशन था वही यूज करें, L/2, और ये रेडियस कितनी है, आर के बराबर है इसे आपके पास। तो यहाँ से अगर मैं कोस थीटा निकालता हूँ, तो कोस थीटा बेसिकली होगा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना, तो बेस कितना आपके पास, L/2, और हाइपोटेनस कितना है, ये वाली डिस्टेंस, तो ये कितनी, L/2, और ये आर, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा √L/2 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, L/2, और ये हो जाएगा L²/4, तो 4r² और इसको अंडर रूट के बाहर लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल बचेगा आपके पास L अपॉन √L² प्लस 4r²। ठीक है, ये है आपके पास क्या, रिलेशन आ गया। अब देखो यानी कि ये पता चल गया कि इतने से शेप से कितना फ्लक्स बाहर आएगा। ठीक है, उससे ही क्या होगा, ऐसा ही अपन यहाँ पर भी एरिया ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अपन क्या बना सकते हैं, थीटा, तो उतना ही फ्लक्स अब इतने से बाहर आएगा, यानी कि जो कोस थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है आपके पास, ठीक, वो प्लस इस वाले को सरफेस से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है उसको ऐड करके, तो किसी भी सरफेस से अगर चार्ज क्यू रखा हुआ है तो आपका जो नेट फ्लक्स होता है Q/ε0 होता है। ठीक है ना, स्टार्टिंग डेफिनेशन अगर याद है आपको, तो फ्लक्स की वैल्यू होती है बेसिकली Q/ε0, कोई भी क्लोज सरफेस हो, अगर उसके अंदर कोई चार्ज है तो फ्लक्स होता है Q/ε0।
तो इस टोटल फ्लक्स में से अगर इस वाली बॉडी के फ्लक्स को और इस बॉडी के फ्लक्स को ऐड करके माइनस कर दे तो आपको जो कर्व सरफेस है उससे फ्लक्स मिल जाएगा। कितना फ्लक्स? तो कर्व सरफेस पे लिए सॉलिड एंगल है आपके पास कितना, सॉरी प्लेन एंगल है थीटा। तो सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं किसके लिए? इस कर्व सरफेस के लिए, सॉरी इस फ्लैट सर्कुलर सरफेस के लिए। तो आपका जो सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल कितना दे रखा है आपके पास? क्या रिलेशन है? 2 पाई 1 - cos थीटा, 2 पाई 1 - cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू कितनी है? ठीक है, जस्ट अभी फाइंड आउट किया अपन ने, L² / 4R²। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी अपन ने, है ना। अब ये तो हो गया सॉलिड एंगल किसके लिए? इस वाले के लिए। ठीक है, तो इस जो फ्लक्स आएगा यहाँ से, अगर इस सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल ले अपन, ठीक है, और इस सरफेस के लिए फ्लक्स, तो सॉलिड एंगल आ चुका आपके पास। अब देखो, तो मैंने जस्ट अभी ये ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है कि अगर कोई भी चार्ज इनक्लोज हो तो कितना फ्लक्स होता है? Q/ε0। तो आपको इतने से सॉलिड एंगल में जो 2 पाई 1 - L/L² + 4 पाई R² आ रहा है, इसमें कितना फ्लक्स होगा? ठीक है, और जस्ट जो भी फ्लक्स यहाँ आएगा उतना ही फ्लक्स यहाँ पर, दोनों को दो से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते हैं। तो पहले इस वाले में से आपका फ्लक्स निकालते हैं कितना होगा। ठीक, तो जस्ट अभी एक रिलेशन अपने स्फेयर के लिए भी डिराइव किया था कि क्या होता है अगर आपके पास स्फेयर है ना, तो इसका जो सॉलिड एंगल आया था आपके पास वो आया था 4 पाई। तो इस वाले में देखो आपके पास जो ये एंगल 4 पाई आ रहा है, इससे इसकी रेडियस जो थी आपके पास वो कैंसिल आउट हो रही है। यानी कि बिना किसी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर के आपका सॉलिड एंगल 4 पाई आ रहा है। तो ये कह सकते हैं इसमें, अगर ये शेप ऐसे ना हो के मान लीजिए इस तरीके से भी होती, यानी कि ओड शेप होती, ठीक है, तब भी आपका सॉलिड एंगल कितना था? 4 पाई। क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा था वो आपका इंडिपेंडेंट है किससे? जो डायमेंशन या ज्योमेट्री है उससे। तो किसी भी क्लोज शेप के लिए आपके पास सॉलिड एंगल हमेशा कितना रहेगा? 4 पाई रहेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास कि अगर कोई भी शेप हो आपके पास, जैसे यहाँ पे सिलेंडर दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एक स्क्वायर था आपके पास स्टार्टिंग में, और फिर कोई सी ओड शेप ले ली, तो सॉलिड एंगल हमेशा कितना रहा? 4 पाई। ठीक है, तो ध्यान रखना कि फॉर एनी शेप, किसी भी शेप के लिए आपके पास सॉलिड एंगल क्या होता है? 4 पाई रहता है। एनी शेप, आपका सॉलिड एंगल कितना होगा? हमेशा ही 4 पाई। ठीक है, और कैसी होनी चाहिए? सरफेस क्लोज होनी चाहिए, पर ये इंपॉर्टेंट है ना। तो अब देखिए, तो 4 पाई में आपका जो स्फेयर के लिए फ्लक्स कितना आया था? Q/ε0, है ना। कितना रहा था? Q/ε0। तो यानी कि 4 पाई में आपके पास जो फ्लक्स है वो कितना है? Q/ε0। ठीक है, जस्ट कैसे लिखा है? किसी भी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होता है, सॉरी सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई। और जैसे दूसरी स्टेटमेंट एक और, कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अगर चार्ज Q है तो उसके अंदर जो फ्लक्स आता है वो कितना आता है? Q/ε0। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, चाहे तो आप क्लोज सरफेस के लिए बोलो या 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए बोलो, आपका फ्लक्स क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यूनिट में कितना हो जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और आपका एंगल कितना रहा? 2 पाई 1 - L/R L² / 4R²। तो इसमें कितना फ्लक्स हो जाएगा आपके पास? इसमें 2 पाई 1 - L/√L² + 4R²। इसमें आपका जो फ्लक्स आ जाएगा, इसमें इस वाले एंगल में जो आपके पास, तो क्या करो, इसे मल्टीप्लाई कर देते, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई, ठीक, 1 - L/√L² + 4R²। ठीक है, तो इतने से सॉलिड एंगल में आपका जो फ्लक्स आ गया वही आ गया। अब जस्ट कहा था कि दो, जो फ्लक्स यहाँ से होगा वही फ्लक्स यहाँ से पास होगा, और टोटल फ्लक्स में से क्या कर दो, इसमें से जो आपका फ्लक्स होता है उसमें से माइनस करते हैं। तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा कर्व सरफेस से? यानी कि फाई नेट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, टोटल कितना निकलेगा बाहर? Q/ε0। इसमें से क्या किया आपने? ये जो फ्लक्स आ रहा है इसको डबल करके माइनस कर दिया, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, और तो कितना हो जाएगा ये? 2 पाई Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 - L/√L² + 4R²। ठीक है क्या? ये हो गया। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा? कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है? 2 और 2 4 खत्म, पाई खत्म, तो Q/ε0 बचेगा। तो यहाँ से Q/ε0 अगर कॉमन ले लें,
क्यू बाई एप्सिलॉन नोट को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे भी 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, ये बचा। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो फाइनल क्या हो जाएगा आपके पास, जो रिजल्ट आएगा यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी, तो फाइनेट हो गया आपके पास क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, है ना 1, यानी कि 1 और कैंसिल आउट, तो बचा एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपका, और जो स्टार्टिंग में अपन ने कैलकुलेशन की थी उनसे दोनों से क्या रहा है, सेम आ रहा है आपके पास, है ना। जैसे यहाँ पर अपन ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन इंटीग्रेशन की हेल्प ली, तो काफ़ी ज़्यादा लेंथ अपने पास क्या थी, कैलकुलेशन थी। लेकिन अगर आपको सॉलिड एंगल पता चल जाए, ठीक है, जैसे सिलेंडर लिया अपन ने, केवल इसका सॉलिड एंगल निकालना था अपने को, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल दोनों में क्या रिलेशन आएगा। तो जो आपके पास सबसे पहले 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आप, तो कोस थीटा पता चल गया। और किसी भी आपके पास सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज क्यू क्लोज होता है तो नेट फ्लक्स कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। और सॉलिड एंगल की भी बात की, अगर अपन स्फेयर की बात करते हैं तो सॉलिड एंगल आता है 4 पाई, तो इसमें कहीं भी आपके पास ज्योमेट्री पैरामीटर नहीं है। तो अगर ये शेप ऐसी ना हो कि ऐसी होती, तब भी आपका सॉलिड एंगल कितना था, 4 पाई आता। जैसे सिलेंडर की बात करें पूरे की, तो पूरे का जो सॉलिड एंगल होगा वो भी कितना होगा, 4 पाई होगा। तो जब पूरे से आपके पास सॉलिड एंगल कितना, 4 पाई, तो दो स्टेटमेंट होगी एक साथ ही, कि अगर कोई भी शेप है उससे क्लोज सरफेस से अंदर चार्ज है तो फ्लक्स आता है क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। या दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी, कोई भी क्लोज सरफेस है उसका सॉलिड एंगल कितना होगा, 4 पाई, तो क्या कह सकते हैं कि 4 पाई से जो फ्लक्स बाहर आएगा वो भी कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से 4 पाई से आ गया, तो यूनिट से कितना आएगा, और जो अपन ने निकाला इसमें कितना फ्लक्स आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो आपका जो फ्लक्स आ गया नेट, और जो फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है उसको डबल कर दिया, क्योंकि जितना फ्लक्स यहाँ पर है उतना ही फ्लक्स यहाँ पर है। तो पूरे से, कि अगर आपके पास पूरे से सिलेंडर में से केवल कर्व सरफेस का निकालना था अपने को फ्लक्स, जो ऊपर वाले न्यूमेरिकल में, तो क्या क्या टोटल से फ्लक्स निकला, और जो टोटल फ्लक्स था उसमें से इसको माइनस किया, तो आपके पास रिजल्ट डायरेक्ट आ गया। यानी कि केवल आपको सॉलिड एंगल का कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट, तो सेम रिजल्ट आता है आपके पास, इसलिए आपका सॉलिड एंगल इंपॉर्टेंट है। जैसे एक और शेप ले अपन समझने के लिए इसको, तो ये आपको सर्कुलर डिस्क दे रखी है, इसमें से फ्लक्स बताना है कितना पास आउट होगा। तो सबसे इजी कंसेप्ट वही सॉलिड एंगल का, देखे ना, बिना किसी इंटीग्रेशन के आप इसको सोल्व करोगे। तो ये मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट रेडियस कितनी इसकी आर, और ये लेंथ दे रखी है आपको एल दे रखी है, ठीक है, ये एल दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। तो अब आपको बताना है कि इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास आउट होगा जब कोई चार्ज यहाँ से क्यू डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले इसके सॉलिड एंगल की बात करें, क्या रिलेशन होता है आपको, 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो इस रिलेशन को ध्यान रखिए, काम आएगा बार बार आपके, 1 माइनस कोस थीटा। थीटा क्या था, सेमी वर्टिकल एंगल या हाफ एंगल थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर थीटा ये है तो बेस कितना होगा इसका, एल होगा, है ना। और हाइपोटेनियस यानी कि आर है, ये एल है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, यानी कि एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया आपके पास, ठीक। अब देखो, तो 4 पाई में कितना होता है फ्लक्स आपके पास, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है ना। तो आपके पास 4 पाई जो टोटल होता है सॉलिड एंगल, उसमें कितना फ्लक्स आता है बाहर, सॉरी क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, तो यूनिट से कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, है ना। तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल यानी कि 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा, तो 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू है कितनी, एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई 1 माइनस एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, 2 पाई, एक पाई और पाई तो खत्म, 2 टाइम्स चल जाएगा ये, है ना। तो सिंपल क्या बचेगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आपका फ्लक्स आ गया फाइनेट, किससे, किस डिस्क से। तो यहाँ पर आपकी जो कैलकुलेशंस होंगी काफ़ी स्मॉल हो जाती है, किसकी हेल्प से, सॉलिड एंगल के हेल्प से। नहीं तो आप भी क्या करते हैं, अगर इसको करते तो थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लेते, फिर उसका इंटीग्रेशन करते, है ना, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है आपके पास।
तो सॉलिड एंगल अगर आता है तो आपके पास ये डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है, जैसे आपके पास देखिए, अ वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर रिंग, जो आपको डायग्राम में दे रखा है ना, जिसकी रेडियस कितनी आर, उस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको लेमडा। आपको बताना है कि फ्लक्स ऑफ द वेक्टर ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अक्रॉस द सर्किल एरिया, यानी कि जो आपका सर्किल है इस एरिया से कितना आपका फ्लक्स बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो आपके पास जो ये कंडीशन दे रखी है कि रिंग होगी आपके पास, है ना, और यहाँ से एक वायर रखा है सेमी इनफाइनाइट, है ना, जिसकी चार्ज डेंसिटी लेमडा है। तो आपको अगर ध्यान होगा तो सेमी इनफाइनाइट वायर होता है आपके पास, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है किसी भी डी डिस्टेंस पे, मान लीजिए आपके पास ये है, तो एक कंपोनेंट इसका एक्स आता है, ई एक्स, और एक कंपोनेंट आएगा ई वाई, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ देखें तो आपका जो ई वाई होगा वो इधर होगा, ठीक है, और ई एक्स, सॉरी ये तो हो गया ई एक्स, और ये हो जाएगा ई वाई, है ना। तो इस ई एक्स की वजह से फील्ड और ई वाई की वजह से फील्ड, सॉरी ई एक्स की वजह से फ्लक्स और ई वाई की वजह से फ्लक्स देखते हैं। और आपको यहाँ पर जो डिस्क दे रखी है, तो ये 2D फिगर है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो आपके पास यानी कि वाई के लिए तो थीटा कितना हो जाएगा, तो 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो कोस जीरो और सॉरी कोस जीरो और कोस 180, ये कितना होता है -1 आपके पास, ठीक है। और ई एक्स के लिए थीटा कितना हो जाएगा 190 डिग्री, ठीक है ना। तो यानी कि कोस 90 कितना होता है 0, जो आपके पास जो फ्लक्स है वो होता है आपके पास पाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे एक्स कंपोनेंट के लिए तो थीटा कितना है 90 डिग्री, यानी कि ई एक्स के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। तो आपका जो फ्लक्स आएगा केवल किसकी वजह से आएगा, इस वाले वायर की वजह से आएगा। तो फ्लक्स हो जाएगा आपके पास वाई की वजह से ई वाई, ठीक है, इंटू एरिया। अब एरिया के लिए देखो क्या करें कि आर पे जाके डी आर का एलिमेंट ले लेते हैं ना, आर पे जाके डी आर, ऐसा क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास चेंज होता जा रहा है, ठीक है, आर पे जाके डी आर का एलिमेंट लिया आपने, ठीक है। ऐसा इसलिए करें क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती रहेगी। क्या होती है वैल्यू, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो डी चेंज हो रहा है आपके पास, तो फील्ड चेंज हो रहा है, तो वाई पे जाके डी वाई या आर पे जाके डी आर, जैसे भी आप लेते हो, मान लीजिए आर पे जाके डी आर का एलिमेंट ले लिया आपने, है ना। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है ना। क्या करते हैं इस रिंग को ओपन करते हैं तो एक तरह से 2 पाई आर लेंथ की आपको क्या मिलती है, एक स्ट्रिप मिलती है जिसकी थिकनेस कितनी है डी आर। तो एरिया हो गया आपके पास ये, है ना। और ई वाई की वैल्यू कितनी, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी की जगह भी अपने पास दूरी कितनी ले रखी है आर ले रखी है, तो आर इंटू यहाँ पे 2 पाई आर डी आर, ये हो गया, ठीक। तो इसको अब आप सोल्व करोगे, नेट फ्लक्स निकालोगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास, पाई नेट हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और जो कॉमन टर्म्स है उसको कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट ना, 2 टाइम्स ये भी गया, तो लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू डी आर, यही है। तो आपके पास लिमिट कहाँ से होगी, 0 से लेके कैपिटल आर की, तो लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो आ गया बाहर, और आपके पास अंदर बचेगा 0 से आर डी आर। तो इसका इंटीग्रेशन सोल्व करने पर क्या वैल्यू आ जाएगी, लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये इसका राइट आंसर है कि आपके पास इस रिंग से कितना फ्लक्स बाहर आएगा। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा, अ पॉइंट चार्ज Q is located on the axis of a disk of radius r at a distance b from the plane of the disk, ठीक। show that if 1/4 of the electric flux from the charge passes through the disk, then r equal to √3 times of b। आपका है कि या आपके पास q चार्ज है, से b डिस्टेंस पे डिस्क रखिए r। तो आपसे पूछा कि अगर इस टोटल का इसकी वजह से जो भी फ्लक्स आता है उसका 1/4 इससे पास होता है, तो आपको बताना है कि जो आर है यानी कि रेडियस और बी के अंदर जो रिलेशन है ये। तो ध्यान रखना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है ना, ठीक है। इस कंसेप्ट में क्वेश्चंस भी है आपके पास। तो अब देखो इसको किसकी हेल्प से कर लेते हैं, सॉलिड एंगल की हेल्प से कर लेते हैं। तो सॉलिड एंगल देखोगे आप यहाँ पर, ठीक है, ये एंगल हो गया आपके पास सेमी हाफ एंगल, सॉरी हाफ एंगल या सेमी वर्टेक्स एंगल जिसको कहते हैं अपन। तो सॉलिड एंगल क्या होता है 2 पाई 1 - कोस अल्फा, 1 - कोस थीटा, सॉरी। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है बी,
और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं अपन, सॉलिड एंगल आ चुका है, तो 4 पाई के अंदर कितना फ्लक्स होता है आपके पास, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट के अंदर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इतने से सॉलिड एंगल में क्या एंगल, क्या फ्लक्स हो जाएगा आपके पास, यहाँ लिख लेते हैं कि 2 पाई 1 - बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना एंगल है सॉलिड, 2 पाई, है ना, 1 - बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो आपके पास सोल्व करोगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट, और ये 2 टाइम्स, तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्या बचेगा अंदर, 1 - बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और क्या कह रखा है, ये जो फ्लक्स आ रहा है ये टोटल फ्लक्स का 1/4 है। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है आपके पास, जो कंडीशन दे रखी है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो ये टोटल फ्लक्स हो गया, ये किसके बराबर दे रखा है, 1/4, यानी कि ये जो फ्लक्स है इसका 1/4 है, यानी कि 1/4। इसको डिवाइड करें तो ये दोनों फ्लक्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - बी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो कंडीशन दे रखी है आपको। तो यहाँ से क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, क्यू से क्यू भी कैंसिल आउट, और ये 2 टाइम्स। तो आपके पास क्या कंडीशन हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 इज इक्वल टू 1 - बी अपॉन रूट बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे, इसको इधर ले आते इसको इधर, 1 - 1/2, तो ये बचेगा बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 1/2। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो आपके पास क्या रिजल्ट हो जाएगा, 1/4 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या अपन ऑन स्क्वायरिंग, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 4 बी स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर बराबर आ गया 3 बी स्क्वायर, यानी कि आर की जो वैल्यू होगी √3 टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, तो यही अपने को प्रूव करना था। तो आप ये कुछ एडवांस न्यूमेरिकल थे फ्लक्स के ऊपर रिलेटेड, और सॉलिड एंगल के कंसेप्ट है, तो सॉलिड एंगल आपके न्यूमेरिकल्स को इजी कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ एडवांस न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट का ध्यान रखें, किस कंसेप्ट से आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।